स्वागत है आपका अपने चैनल शाइनिंग मून में। आज हम जो अपना सेशन चल रहा था आधुनिक भारत का, उसको कंप्लीट करके आज हम इतिहास की पर जो फर्स्ट चैप्टर है आपके रीट में, वो है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल को हम विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बेस को देखते हैं, जिसे प्राग ऐतिहासिक काल है, उसके बारे में हम देखते हैं कौन कौन सी खोजें सबसे पहले हुई और इसकी कहाँ कहाँ जानकारी मिलती है। तो हम इसको विस्तार से देखेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का सेशन। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु। मानव द्वारा पहली कौन सी धातु खोजी गई? मानव द्वारा सबसे पहले तांबा खोजा गया। लोहे की जानकारी सबसे पहले नहीं मिलती है, सबसे पहले जिसकी जानकारी मिलती है वो है तांबा। बाद में मानव द्वारा बनाया गया पहला पालतू जानवर। मानव ने सबसे पहले पालतू किसको बनाया गया? जैसे हम पालतू बनाए जाते हैं, जिसे पाला जाता है, तो सबसे पहले मानव ने किसको पालना शुरू किया? सबसे पहले कुत्ते को पाला जाता था। इसके बाद हम देखते हैं लोहे की प्रथम जानकारी कहां से मिलती है? अतरंजी खेड़ा यूपी से लोहे की प्रथम जानकारी मिलती है। तो लोहे की जो प्रथम जानकारी है वो कहां से मिलती है? अतरंजी खेड़ा यूपी से। और लोहे के सबसे ज्यादा भंडार कहां से मिले? अतरंजी खेड़ा यूपी से ही लोहे के सबसे ज्यादा भंडार मिले हैं। अब हम देखते हैं जो कृषि की सबसे पहली जानकारी कहां मिलती है। कृषि की सबसे पहली जानकारी मिलती है मेहरगढ़ पाकिस्तान से। कृषि की सबसे पहली जानकारी कहां से मिलती है? मेहरगढ़ पाकिस्तान से। और जो गेहूं और चावल की जो गेहूं और चावल है, खाद्यान्न फसलें हैं, उनकी जानकारी सबसे पहले कहां मिलती है? मेहरगढ़ पाकिस्तान से इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं भारत में चावल। ये तो पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में कौन सी है? गेहूं, जो कपास की प्रथम जानकारी पाकिस्तान में मिली है। ये तो कौन सा है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में ये जानकारी मिली है। लेकिन भारत में कपास की पहली जानकारी कहां से मिलती है? तो कपास की पहली जानकारी मिलती है कोल्डी हवा यूपी से। कहां से मिलती है? कोल्डी हवा नामक स्थान है यूपी में, वहां से चावल की प्रथम फसल का हमें जानकारी मिलती है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का पहला साक्ष्य। मानव के साथ क्या किया जाता था? मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। बेचारे कुत्ते को भी मानव के साथ क्या कर दिया जाता? कब्र में दफना दिया जाता था। इसकी जानकारी मिलती है। और कहां से मिलती है? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से ये जानकारी मिलती है। बाद में हम देखते हैं ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? ताम्रवती नगरी कहा जाता है आड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। और जो बार बार कंपटीशन ऑफ एग्जामों में, जो अभी रीट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आड़ सभ्यता के बारे में पूछा गया। सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड दोनों में भी आड़ सभ्यता के बारे में पूछा गया है। और ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? आड़ सभ्यता को। और ताम्रवती नगरी की जननी किसे कहा जाता है? तो जननी अगर पूछे तो गणेश्वर सभ्यता को इसकी जननी कहा जाता है। बाद में हम देखते हैं भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं मिली है मध्य प्रदेश से। एमपी से क्या मिली है? भीमबेटका की गुफाएं मिली है। और इतिहास का पिता या जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। तो हम वापस एक बार देखते हैं, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है? मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु है तांबा। क्या है? मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा है। और सबसे पहला जानवर जिसको पालतू बनाया गया वो कौन सा जानवर है? कुत्ता है। और खाद्यान्न फसलों की जानकारी कहां से मिलती है? मेहरगढ़ पाकिस्तान से खाद्यान्न फसलों की जानकारी मिलती है, जिसमें गेहूं, जौ, चावल की भी मेहरगढ़ पाकिस्तान से जानकारी मिलती है। लोहे की सबसे पहली जानकारी अतरंजी खेड़ा यूपी से मिलती है। और सबसे ज्यादा लोहा कहां से मिलता है? अतरंजी खेड़ा यूपी से मिलता है। और भारत में चावल के सबसे पहले साक्ष्य कहां से मिले हैं? भारत में चावल के पहले साक्ष्य मिले हैं कहां से मिले? कोल्डी हवा यूपी से पहले साक्ष्य मिले हैं। और कुत्ते और मानव को एक साथ दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से मिले हैं। और आहड़ सभ्यता, जो ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? ताम्रवती नगरी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। और ताम्रवती नगरी की जननी किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्रवती की जननी कहा जाता है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश से मिली है। और इतिहास के पिता का क्या नाम है? हेरोडोटस। तो यह था अपना बेस। अब हम शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल को 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा रहा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि यहाँ खोजे गए प्रथम स्थल का क्या नाम था? हड़प्पा था। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो अब हम इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। इस सभ्यता पर सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने प्रकाश डाला था। किसने डाला था? चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में इस पर प्रकाश डाला। प्रकाश डालने का क्या मतलब हो गया? सबसे पहले जानकारी में किसने लाया? चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले 1826 ईस्वी में प्रकाश डाला। 1856 ईस्वी में लाहौर में रेल की पटरियों बिछाने के लिए जॉन बर्टन व विलियम बर्टन
ने यहां से ईंटों का उत्खनन किया। क्या किया था? 1856 ईस्वी में लाहौर में, लाहौर कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान में, रेल की पटरियों को बिछाने के लिए जॉन बर्टन व विलियम बर्टन को इंजीनियर थे, उसने क्या की थी? यहाँ की खुदाई की और यहाँ से ईंटों का उत्खनन किया। यहाँ से क्या मिली? ईंटें मिली और ईंटों का उत्खनन किया। कब किया? 1856 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। कहाँ की? कलकत्ता में। 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी में किसने की? लॉर्ड कर्जन ने पुरातात्विक विभाग की स्थापना की कलकत्ता में। कहाँ की? कलकत्ता में पुरातात्विक विभाग की स्थापना करता है लॉर्ड कर्जन। कब करता है? 1904 ईस्वी में। अब हम देखते हैं इसका नामांकन किस प्रकार इसका नामांकन होता है। इस सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। क्या था? इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। इस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं 1924 ईस्वी में लंदन वीकली समाचार पत्र में घोषणा करके इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1924 ईस्वी में क्या होता है? लंदन वीकली समाचार पत्र, जो लंदन में वीकली समाचार पत्र आता है, इसमें घोषणा करके इसका नाम क्या रख दिया गया? इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया। कब किया गया? 1924 ईस्वी में लंदन वीकली समाचार पत्र में इसकी घोषणा करके इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। तो सबसे पहले किसने प्रकाश में लाया? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने, और 1856 ईस्वी में लाहौर में जो पटरियां बिछाने के लिए ईंटों की खुदाई की गई तो यहां से की गई। इसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की कलकत्ता में। इस सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इस कारण से हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 1924 ईस्वी में लंदन वीकली समाचार पत्र में इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया। विस्तार के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तर में कौन सा स्थान है? मांडा जम्मू कश्मीर। उत्तर में कौन सा है? उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? चिनाब नदी के किनारे मांडा जम्मू कश्मीर स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। इसके बाद हमने पश्चिम में देखते हैं। पश्चिम में सूत कांगेडोर। क्या है? सूत कांगेडोर, जो क्या नाम है इसका? बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है सूत कांगेडोर। और ये कौन सी नदी के किनारे है? ये दास्क नदी के किनारे स्थित है सूत कांगेडोर। जो पश्चिम का इसका जो सीमा थी वो कौन था शहर था? सूत कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान से मिला है। और दास्क नदी के किनारे उत्तरी में मांडा जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे, पूर्व में आलमगीर यूपी। कहां से मिलती है? पूर्व में आलमगीरपुर यूपी से मिलती है। और यूपी में क्या है? ये कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी है? हिंडन नदी के किनारे इसकी स्थिति हमें मिली है। पूर्व में आलमगीरपुर, यूपी में हिंडन नदी के किनारे इसकी स्थिति मिली है। बाद में हम देखते हैं दक्षिण में कौन सा स्थान है? दक्षिणी में दायमाबाद महाराष्ट्र। कौन सा स्थान है? दायमाबाद महाराष्ट्र। और ये कौन सी नदी के किनारे है? ये इसकी जो नदी है वो है परवरा नदी। कौन सी नदी है? परवरा नदी के किनारे ये स्थल मिले हैं। तो हम देखते हैं एक बार। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे। पश्चिम में सूत कांगेडोर बलूचिस्तान दास्क नदी के किनारे। पूर्व में आलमगीरपुर यूपी हिंडन नदी के किनारे। और दक्षिण में परवरा नदी के किनारे है दायमाबाद महाराष्ट्र तक की इसकी सीमा थी, इसका विस्तार था। अब हम देखते हैं जो इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार क्या था। उत्तर से दक्षिण तक का अगर हम विस्तार देखते हैं तो कितना है? 1400 किलोमीटर। कितना है? 1400 किलोमीटर है। उत्तरी से दक्षिणी बिंदु तक इसका विस्तार 1400 किलोमीटर है। और इसका जो पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार हम देखते हैं, पश्चिम से पूर्व का विस्तार है 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार है उसका 1600 किलोमीटर है। उत्तरी से दक्षिणी में इसका विस्तार है 1400 किलोमीटर। अब हम देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं। उत्तर में मांडा से दक्षिण में दायमाबाद तक इसकी जो क्षेत्र है कितना है? 1400 किलोमीटर है। और पश्चिम में सूत कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान से दास्क नदी के किनारे जो है, पूर्व में आलमगीर यूपी हिंडन नदी के किनारे 1600 किलोमीटर की इनके बीच दूरी है। अब हम इसकी आकृति अगर देखते हैं तो आकृति कैसी है? आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति है इसकी। त्रिभुजाकार आकृति मिलती है। आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। जो कार्बन 14 जो डेटिंग पद्धति होती है उसके अनुसार हम देखते हैं तो ये कौन सी पद्धति है? ये नवीन विश्लेषण पद्धति होती है। नवीन विश्लेषण पद्धति होती है। इसे कास्ट
अकलवुड का आदि का क्या किया जाता है, इसे उम्र निकाली जाती है, वर्ष निकाला जाता है, किसे, कार्बन डेटिंग पद्धति से। अब हम देखते हैं इस पद्धति के आधार पर डीपी अग्रवाल ने, कौन था, डीपी अग्रवाल ने 2300 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व इसका कालक्रम माना। किसका कालक्रम माना है, जो सिंधु सभ्यता है उसका कालक्रम डीपी अग्रवाल ने 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना। जो रोमिला थापर है के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1750, रोमिला थापर ने भी 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व इसमें माना। पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे, पुरातत्व विभाग के जनक लॉर्ड कनिंघम थे। कौन थे, पुरातत्व विभाग के लॉर्ड कनिंघम। रेडियो कार्बन पद्धति चुगदा, इसके विश्लेषण के अनुसार डीपी अग्रवाल ने 2300 ईसा पूर्व माना और 1700 ईसा पूर्व तक माना। इसके जो रोमिला थापर है वो 2300 से 1750, जॉन मार्शल 3250 ईस्वी से 2750 ईस्वी। इसका जो रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल का जो कालक्रम बताया है वो सर्वमान्य माना जाता है, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। तो ये था आज का अपना शुरुआती सेशन। कल हम इसके बारे में, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में विशेषताएं, चंद जो चौदड़ो है उनके बारे में विस्तार, अलग अलग जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में विस्तार से देखेंगे। उनकी क्या क्या विशेषता थी, कौन कौन से हमें वहां से खाद्यान्न में जो मिले हैं, खुदाई में कौन कौन से मिले हैं और किसने इसमें खुदाई में सहयोग किया है, इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।